अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बहाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते दुनिया भर के ज़राए इब्लाग पर दिल्ली में सिख काश्तकारों पर होने वाले पुलिस तशद्दुद के वाक़यात छाए रहे। इन्हीं वाक़यात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चंद सिख दोस्त। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, पै गई खप, मोदी सब, पै गई खप, मोदी सब, पै गई खप, मोदी सब, साडा हक, साडा हक, साडा हक, इदा गल मुकड़ी नहीं, बैठ के बात ना गल इदा मुकड़ी नहीं। देखें, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है नारे लगाने का। नहीं आज नहीं तुही ते अपना प्रोग्राम कर दे हो, बताने का मतलब ये है कि एक गल बैठिया मुक्की नहीं जी, बैठ और ये हले होया 2 महीने बैठिया, 2 साल भी लंघ गए तो फर्क नहीं पैना सानू, और सारी जिंदगी भी लंघ गई तो कोई फर्क नहीं पैना। हम आपकी जद्दोजहद को सलाम पेश करें। मेहरबानी तुम्हारी बात। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, लेकिन ये एक टीवी शो है, इसमें बैठ के बात की जाती है। महाराज ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। करना कर पहुंचा देवांगे बाज, पहुंचन रही है, कोई कसर रह गई ते तेरे च भी सारी गल भरी आ, तेनू तीर च रख के मैं मोदी दे कंन च कढ मारना। ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ओ बिल्कुल, आप अपने एहतजाज जारी रखें। आपके एहतजाज को पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। लोग जो है, जो दिल में कोई अपना एहसास रखते हैं, वो आपके मुतालबात के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसी कोई बात ये है कि अपना क्या नाम बता आपने जी? मेरा नाम जुनैद है जी। जुनैद साहब, बात ये है कि मोदी सरकार का मेरा ख्याल है मन में ये था कि हम सर्दी की वजह से दौड़ जाएंगे, बारिशें होंगी नाश जाएंगे। हम अब साबित कर दिया हमने, हमें मी कणी बारिश तो कुछ नहीं कहती, और हम गुरु के मेहर से मेहनत कश लोग हैं, और हमारी मेहनत की वजह से ये मुल्क चल रहा है, हमारा ही मुल्क है। मगर जब हमें हक नहीं मिलेगा तो एहतजाज तो होगा। बेहतरीन मुनज़्ज़म तरीन एहतजाजों में आप इंसानी हालिया तारीख उठा के देख लो, इतना मुनज़्ज़म एहतजाज, इतना पुरअमन एहतजाज, जब तक के हिंदुस्तान ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, पुलिस ने एक साजिश के तहत इनके एहतजाज को पुरतशद्दुद रंग दे दिया, तो पहले तक देखें कि दुनिया का मुनज़्ज़म तरीन और पुरअमन तरीन एहतजाज करके इन्होंने दिखाया। 16 लाख से ज्यादा मुजाहिरीन थे जी। देखो, इन्होंने जो दिल्ली में साबित करने की कोशिश की ना जी कि हमने पुलिस पर तशद्दुद किया, ले भाई पहले ये तो बताओ कि पुलिस ने हमारे साथ क्या किया। भाई पानी वाली तोप लेके आप लोग उधर आ गए, और फिर ऊपर से आपने अपना लाठी चार्ज किया बेतहाशा, आंसू गैस फेंकी। ओ भाई बात ये है कि हम तो अपनी हिक पे हर चीज बर्दाश्त कर जाने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। हमें इन्होंने अगर बात उठाना यहाँ से तब मुतालबे मनने पड़ेंगे। जिन्ना मर्जी तशद्दुद कर लेन बाऊ जी, असी भजन वाले नहीं। सरदार जी, वैसे तुहाडे कोलों भज्जिया जा भी नहीं सकदा। ये भी गल नहीं है, हुणे इत्थे कुत्ता खोलो देखो कितनी तेज दौड़दा। ये गल नहीं, बात ये है कि मुतालबात जो है ना वो मानने पड़ेगा। हमारे मुतालबे हैं जायज है, हम नजायज कर नहीं रहे तो जायज हमारे साथ होनी चाहिए। हमारे साथ अगर किसी ने नजायज की तो हम तो फिर इधर ही खड़े हैं। अच्छा, ये जो दिल्ली के लाल किले पे झंडा लहराने वाला किस्सा था, वो उनकी तहरीक को सबताज करने की एक इंतहाई भोंडी कोशिश थी। अब देखो ना कि 26 जनवरी को यौम जमहूरिया, बिल्कुल दिल्ली का लाल किला फ्लैशिंग पॉइंट, फ्लैश पॉइंट है उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। वहां पे तो आमतौर पे 100 गज पे बैरियर्स खड़े होते हैं। इनके जुलूस को जानबूझ के उधर डाइवर्ट किया गया और सारे सिक्योरिटी बैरियर्स दानिस्ता तौर पे हटा लिए गए। फिर अपने बंदों के जरिए वहां पे झंडा लहराया गया ताकि इनकी जो तहरीक है उसको बदनाम किया जाए। गल सारी तुम्हानू पहुंच ही गई है, हम बताने की हमारी जरूरत ही नहीं है। बस हम तो इतना बताना चाहते हैं मोदी सरकार को, ये जो पानी वाली तोप भेजी आपने, बड़ी तोप निकाली, ओ भाई हमने तो घरों से साबुन मंगवा लिए हैं, अब भेजो पानी वाली तोप, हम उधर सड़क पे स्नान कर लेंगे। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੀ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ।
ਉਹੀ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ ਇਹ ਪਾਣੀ की धार से कंध में जा वजा होगा ना। इसके लिए अब वो क्या करे, वो इंजेक्शन में पानी भर के इसको वो मारे। नहीं जी नहीं बड़ी तोप भी लेके आए आ उल्टा पाइप च बड़ गया। ਉਹ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਆ ਮੋਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਤਜਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂ। बिल्कुल हिला के रख दिया है। ਬੜੇ ਗੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੜੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਚਰਸਤੇ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਭੈਣ ਬੰਤੋ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇਹ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਖਾਵੇ ਖਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਚੋਰ ਦਾ। अच्छा जरा वाकया देखे ना कि जिस बंदे ने वहां पे लाल किले पे जाके ये इनका झंडा, अच्छा पहली बात है वो खालिस्तान का झंडा नहीं था, वो जी। इनका मजहबी झंडा है। अच्छा। वो जो पकड़ाया है लहराने के लिए, पकड़ाया किसने है? किसने सर? वो दीप सिद्धू नामी बंदा है। दीप सिद्धू कौन है? कौन? सनी देओल का इलेक्शन एजेंट था। अच्छा। सनी देओल कौन है? हिंदुस्तानी अदाकार हाँ है जी। और बीजेपी का एमएलए है। ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਗਿੱਚਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਚੋਰ ਦਾ। देखो ਅਸੀਂ तो देखो मुतालबात हमारे जो मर्जी हो हमने रास्ता पुर अमन अख्तियार किया। ये असल बात है, ये असल बात है जो सिखों की अक्सरियत का ख्याल है। हाँ जी। कि मुतालबात जो है हमारे यहाँ से शुरू होकर जहां मर्जी जाए लेकिन रास्ता हमारा पुरअमन हो। गल तक वैसे तुसी भी उपड़ गए हो ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਕੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨੇ ਆ ਬਗਾਵਤ ਕਾਦੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰ ਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਆ ਭਾਈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੀਜਣਾ। ਹਾਂ सड़कों पे चोरना देख ले सरदार साहब, फसल बदलने में रखा क्योंकि उसमें पानी बहुत लगता है। ਉਹ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਪ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਜਾਇਆ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਉਹ ਝੋਨਾ ਚੂਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮੁਤਾਲਬੇ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਉੱਠਣਾ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੁਤਾਲਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਬ ਬੰਦਾ ਧੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ ये बड़ा वैलिड पॉइंट है सरदार जी। और सबसे बड़ी बात सरदार आपके लिए खास तौर पे कि 2 माह से एहतजाज जारी है, 3 वक्त का खाना 15-16 लाख काश्तकारों को देना ये कोई आसान काम नहीं है। उसमें हमारे ऐसे सरदार भाई भी शामिल थे खाने वालों में। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਇਤਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ अभी ਬਸ। आप खाना पीना भूले हुए हैं तो ये आदम है। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਣ ਡੇ ਆ ਕੁਮਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਸ ਕਰੋ ਪਹਿਲੀ ਅਗਲਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਲੈਣ ਦਵੋ। ਇਹ ਨਾ ਮੁੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਨ ਛੁੱਟਣੀਆਂ ਮੂੰਹ। अच्छा पूरी दुनिया में मौजूद जितने भी सिख बरादरी के लोग हैं जी। वो आपके मुतालबात के हक में उठ खड़े हुए हैं, सफारत खानों के बाहर मुजाहरे कर रहे हैं, जगह जगह मुजाहरे कर रहे हैं। वो मोदी की तरह थोड़े हैं। एक बात याद रखना सिख पूरी दुनिया में जिधर मर्जी लगा फिरे सिख हुंदा अकाली आ। ये इकट्ठे ही रहना इको ही रहना रल के रहना हेकड़ा हिक जोड़ के जिंदगी गुजारनी है। अच्छा सरदार जी बाज इतलात ये भी है कि यूपी बॉर्डर पे जो आप एहतजाज कर रहे हैं उससे निपटने के लिए आरएसएस के गुंडे जो हैं वो तैयारियां पकड़ रहे हैं। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਗੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਖੜੇ ਆ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਜਾਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹਲਾਲਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਜੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਕੇ ਲਿਆ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇhtਜਾਜਣ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਬਜੂ ਕੇ ਸਾਫ ਸੂਫ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਵੀਰਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਟੋ ਬਾਹਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਟੋ ਬਾਹਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਟੋ
साडा जिहड़ा इhtजाज है ना वो दलील दे बगैर नहीं। बात ये है कि ये जो यरात है ये तो रियासती सूबाई मसला है। विभाग बीच में क्यों पंगे ले रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। जब विभाग पंगा लेगी तो फिर उसको महंगा पड़ जाएगा। महंगा पड़ रहा है, दुनिया में बदनामी हो रही है। और नहीं, ये हुई तो बात है ना, ढीठ आदमी बैठा हुआ सीट पे, इसीलिए तो हम कहते हैं पै गई खप मोदी साहब, पै गई खप मोदी साहब, पै गई खप मोदी साहब। जिन्ना मर्जी डंग लवे, ये सारे जहर दे आया जाने आ। और जो मर्जी कर लवे सरकार, असी एक इंच भी पीछे नहीं जी हटना। अच्छा वैसे सरदार जी आप क्या काश्त करते हैं? जी पहले साडे ਵੱਡੇ ਜੀ ਉਹ ਕਮਾਦ ਬੀਜਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖਰਬੂਜੇ ਬੀਜਣਾ ਜੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵੱਡੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫਸਲ ਲਾ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਖਰਬੂਜੇ ਲਾਏ ਆ, ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਖਰਬੂਜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਵੇਚਦਾ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਸਾਡਾ हक, साडा हक। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। वहां पहुंचे ग्राउंड में तो टेस्ट मैच शुरू हो चुका था और पाकिस्तान ने जिन 11 खिलाड़ियों का ऐलान किया हुआ था वो पूरे ही नहीं थे। यार आजकल साउथ अफ्रीका की टीम आई हुई है पाकिस्तान, तो कोई गर्म जोशी का मजहरा नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है इसलिए कि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो कोई है तो बड़ी अच्छी टीम जी, मगर तारीख उठा के देखे अगर क्रिकेट की, उठाए ना भी मेज पे रख के भी देखें तो उसके कोई साउथ अफ्रीका की टीम के कारनामे नहीं नजर आते। नहीं कारनामे तो उसके हैं, नजर नहीं आते। इस बात में कारनामे है, नजर नहीं आते। रक्षा उल्टे या ना सीधा कर। उसकी वजह ये है कि आज हमारी यूथ को शायद कम ही पता होगा कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है बेचारी जिसको कमोबेश राइट वे 21 साल तो उसको वैसे ही यानी क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से वो मुकम्मल तौर पे आउट थी। साउथ अफ्रीका पे नस्ल परस्ती की वजह से पाबंदी थी, ऑफिशियल पाबंदी थी। और उससे पहले यानी उससे पहले भी 10 साल वो उसने अपने आप को आईसीसी से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से अलग किया हुआ था, या आईसीसी ने उसको अलग किया हुआ था। टोटल 30 साल 31 साल बनते हैं तकरीबन। 31 हाँ, 31 साल में से 10 साल का पीरियड वो है जब वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कभी कभी मैच खेल लेती थी, लेकिन उसके बाद के जो 21 साल है यानी 1971 से लेके 1991 तक वो उस पर मुकम्मल पाबंदी थी। मुझे याद है कि कैरी पैकर जब सीरीज हुई थी जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स भी इमरान खान समेत खेले थे, तो उस वक्त भी उसकी मुखालफत की एक वजह यह भी थी कैरी पैकर सीरीज की कि उसमें साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी भी शामिल थे। वो बड़ी नई चीज थी, नई बात थी, लोगों को पता ही नहीं था कि यार साउथ अफ्रीका के कौन से क्रिकेटर्स हैं जो टीम में इस वक्त कैरी पैकर सीरीज में शामिल है। ये बातें करते हुए ऐसे ऐसे ना किया करो, छांगे लगते हो। छांगा 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 क्या होता है? थड़िया। थड़िए का भी नहीं पता मुझे। यानी कार सारा कुछ लेने तो पता नहीं, फौरन नाल ही डॉन बास्को दा बन जाता है। तो छांगा मांगा तो सुना मैं। अच्छा यार, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कराची में पहला टेस्ट हो रहा है। आज तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ था, तो दुआ करो कि पाकिस्तान आगे बेहतर परफॉर्म करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बल्कि कल जुम्मा है, जुम्मे की नमाज में भी दुआ करानी चाहिए, क्योंकि अब तो दुआओं की बड़ी जरूरत है हमारी टीम। दुआओं की जरूरत तो हर एक को रहती है यार, हर एक को रहती है, मगर चलो ठीक है। यार मेरी बात सुनो, तुम जब रात को लेट नाइट घर जाते हो उस वक्त तुम्हें दुआओं की जरूरत नहीं होती। दुआओं की जरूरत होती है, जरा बख्तर की जरूरत होती है, हेलमेट की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। दादे दियां जो खोचा हिल जान तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਰੇ दुआ करते रहते या अल्लाह दादा जी ने साडे सिर ते सलामत रखे। जब ये मैच हो रहा था मेरे ज़हन में ना आ रहे थे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की कोई क्रिकेट में ऐसी मुखासमत नहीं है, जैसे मतलब इंडिया के साथ तो है ही है, और इंग्लैंड के खिलाफ भी पाकिस्तानी जो है वो एक खास एक फील करते हैं एक कि नहीं इंग्लैंड को मारना है। अच्छा, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान ऐसी कोई मुखासमत नहीं है ना, लेकिन एक अच्छी प्लेइंग नेशन दोनों खेलते हैं, मजा आता है शुरू से ऐसे। अच्छा, कुछ वाकयात आपको याद होंगे, अपना जरा यादों के घोड़े दौड़ाएं अपने पीछे की तरफ। 1995 का वो वाकया याद करें
जब पाकिस्तान गालिबन साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली सीरीज खेल रहा था, एन मौके पे एक दिन पहले जो पाकिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस की थी उसमें से वकार यूनुस अनफिट हो गए। अब सोचा कि क्या किया जाए, वकार यूनुस मेन प्लेयर था फास्ट बॉलिंग स्क्वाड का, तो फिर पाकिस्तान से फौरी तौर पे आमिर नजीर को तलब किया गया। अच्छा, आमिर नजीर साहब को जब तलब किया गया, साउथ अफ्रीका बहुत दूर है पाकिस्तान से, वो फौरी तौर पे उसके जो हाथ में आया उसे पकड़ा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, साउथ अफ्रीका जाना है, साउथ अफ्रीका जाना है। मैं सुनिया थले सलवार तो उत्ते शर्ट पाई सी। ऐसे ही था, ऐसे ही था। और जाना किस रास्ते से पड़ा, पहले आमिर नजीर लाहौर, लाहौर से कराची, कराची से दुबई, दुबई से हांगकांग, हांगकांग से साउथ अफ्रीका, ये कोई 16, 17, 18 घंटे की फ्लाइट में मैच मुक गया ना, सीरियस बता रहा हूं। जब वो मैच में वहां पहुंचे ग्राउंड में तो टेस्ट मैच शुरू हो चुका था और पाकिस्तान ने जिन 11 खिलाड़ियों का ऐलान किया हुआ था वो पूरे ही नहीं थे। एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी, शायद किसी टीम को ऐसी सूरत हाल का सामना इससे पहले ना करना पड़े। यानी पाकिस्तान की जो टीम थी वो बॉलिंग कर रही थी, सारे एक दूसरे की तरफ, और बता भी नहीं रहे थे आमिर नजीर नहीं आया। और देख रहे थे पवेलियन की तरफ आया कि नहीं आया, और पूछ रहे हो कितने पहुंचे। सर उत्थे कोई पाकिस्तानी प्लेयर दे रिश्तेदार भी नहीं सी, ओदे मामे दा मुंडा खिला लिया। अच्छा अच्छा सर, इसलिए मैं कहना सके आमिर नजीर सिर ते पट्टी क्यों बंद है, वो सफर कर कर थक गया सी बेचारा। हद हो गई है वैसे, मेहमान आके बह जाते जिवें कंन च एक दूजे नहीं कह रहा होंदा बोतल किथे जे, बोतल नहीं जे मंगाई। अच्छा, कप्तान सलीम मलिक साहब ने आमिर नजीर के नाम का ऐलान किया था। अच्छा, अब जब मैच शुरू हो गया, देख रहे हैं काफी देर बाद मैच शुरू हो चुका हुआ है, तो अचानक फिर आमिर नजीर साहब पहुंच गए स्टेडियम में। आमिर नजीर साहब पहुंचे तो आमिर नजीर साहब के पास किट ही नहीं थी। डिगदे ढहदे, किट ही नहीं थी, जूते नहीं थे। तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि उन्होंने मंजूर इलाही के जूते पहने, वसीम अकरम की किट पहनी और मैदान में आए। अब वो बंदा जो कोई 16, 17, 18 घंटे की फ्लाइट लेके आया हो, उसको बेचारे को आते ही स्टेडियम में आना पड़े, वो क्या परफॉर्म करेगा। तो उसने वसीम अकरम की किट पहनी, तो वसीम अकरम फिर धोती ते बनैन च खेडदा नहीं। उनके पास 2-2 किट्टें होती हैं। दो, आई एम सॉरी, शायद उसने कहा कोई गल नहीं यार, मैं डब्बी वाली धोती पहन ली। बहरहाल वसीम साहब का पजामा मोड़ना पिया थोड़ा। कप्तान साहब ने कहा इन्हें वाइट क्यों सूट रहे, कहंदे मैनू सफर दे चक्कर इन्ने आ रहे। अच्छा नहीं, सुनो तो सही ना, आगे उसके बाद मुझे याद है सर जी भी पता करो उस मैच में पैसे भी मिले थे कि नहीं। आमिर नजीर ने उस दिन बमुश्किल 10 ओवर किए थे। यार इतनी लंबी फ्लाइट के बाद 10 ओवर करना भी बड़ी हिम्मत और हौसले की बात है कि उसको फिर क्रैम्प पड़ गया था, उसका मसल पुल हो गया था और उसको मैदान से बाहर आना पड़ा था। अच्छा, फिर मुझे याद है 2003 में मैं भी वो मैच देखने वालों में शामिल था। 2003 में जब साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई थी तो कजाफी स्टेडियम में मैच हो रहा था, तो इनका जो फास्ट बॉलर था शॉन पॉलक, उसको वॉशरूम में जाना पड़ गया। तो मैच के दौरान ही वो वॉशरूम की तरफ दौड़ा है, पवेलियन की तरफ। वहां पे उसे गलती ये हुई कि जो प्लेयर्स के लिए मुख्तस वॉशरूम था उसकी बजाय वो जो पब्लिक का वॉशरूम था ना उसमें चला गया, उसकी तरफ जा रहा। अब वहां पे लोगों ने घेर लिया, ऑटोग्राफ लेने शुरू कर दिए। उस वक्त सेल्फियां तो होती नहीं थी, तो लोगों ने ऑटोग्राफ लेने शुरू कर दिए, धड़ाधड़ उसको घेर लिया। वो बेचारा कहे मुझे पहले वॉशरूम में तो जाने दो। वो कहे नहीं, पहले ऑटोग्राफ दो हमें। मुझे आज भी याद है, एक कोई पाकिस्तान का बड़ा जोशीला किस्म का कोई क्रिकेट का शौकीन था, वो उसको कह रहा है, पैसे निकाल के उसको दे रहा है और उसको कह रहा है टी एंड वाटर, गिव मी ऑटोग्राफ, टी एंड वाटर। व्हाट टी एंड वाटर? कहता है चाह पानी आस्ते रखो। हाय हाय, उस बेचारे ने तो फिर बाकी सारा मैच गीली पतलून से ही खेला। अच्छा, फिर आपको गौरी साहब याद होगा कि एक बार डरबन में टेस्ट हो रहा था। ये गालिबन पहला वाक़या जो 1995 का था, फिर 1998 में शायद दोबारा पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया था, जहां पे अजहर महमूद ने
मार मार के साउथ अफ्रीकन बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया था। गालिबन मेरा ख्याल है 125 स्कोर किए थे अजहर महमूद ने, और उस वक्त किए थे जब पाकिस्तान के कोई जो टॉप ऑर्डर था सारा क्रिपल कर गया हुआ था। 4-5 खिलाड़ी जो थे वो थोड़े से रन पे आउट हो चुके थे। अजहर महमूद गया है, उसने शॉन पॉलॉक क्या सारों को मार मार के ऐसी तहजीब फेर दी। तो रात को जब वो पवेलियन में इकट्ठे हुए शाम के वक्त, तो साउथ अफ्रीका के बॉलर ने अजहर महमूद को कहा, अच्छा यार तुम्हें तो खेलना ही नहीं आता, तुम तो वनडे स्टाइल में टेस्ट मैच खेलते हो, तुम्हें तो तमीज ही नहीं है क्रिकेट खेलने की। उसको बड़ा गुस्सा आया कि यार मैंने स्कोर किया। कहते नहीं, तुमने कुछ स्टाइलिश नहीं मारे। और बाद में उसी अजहर महमूद की इस सेंचुरी को विजडन ने सदी की बेहतरीन 8वीं सेंचुरी करार दिया था। सदी की बेहतरीन 8वीं सेंचुरी करार दिया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। राणा साहब ये बताएं कि अब अदम एतमाद की तहरीक आएगी या लॉन्ग मार्च होगा? देखें, ये वक्त बताएगा। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ? नाज़रीन, आइए आज आपको सुनवाते हैं नून लीग के दबंग रहनुमा राणा सनाउल्लाह साहब की दबंग बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जुनैद साहब? आप मतलब कि ठीक है आप? अल्लाह का करम, आपकी सेहत भी ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राणा साहब, आपने अदालत से इस्तदा की है कि आपके अकाउंट्स जो है वो डी फ्रीज कर दिए जाएं, क्योंकि आपको अपने घर के अखराजात चलाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना है। तो अदालत ने आपसे पूछा कि इतना महंगा आपने वकील किया हुआ है, तो आपको अपने घर के अखराजात चलाने में कैसे मसला है? नहीं जुनैद साहब, वो अदालत को गलत फहमी हुई है। मैं चूंकि खुद भी बार का मेंबर हूँ, अच्छा। तो वो वकील हजरात जो हैं वो मेरे दोस्त हैं, मेरे कुलीग हैं, इसलिए वो मुझसे पैसे नहीं लेते। अच्छा, फ्री केस लड़ रहे हैं आप? जी जुनैद साहब, अल्लाह के फजल से सारे इज्जत करते हैं। हमने सबकी इज्जत की और इज्जत करवाई है जी। मैं तो जब भी कभी तारीख पे जाता हूँ तो मेरे वकाला हजरात जो दोस्त हैं, मैं तो उनके चैम्बर्स के सामने से गुजर रहा होता हूँ तो बाकायदा अंदर से आवाजें देते हैं, राणा साहब इधर आ जाओ, फ्री करांगे जनाब। राणा जी इधर भी फ्री जे। राणा साहब ने तो एकदम अपने वकील दोस्तों को खाने पे बुलाया तो खाना अच्छा नहीं था, तो वकील ने कहा कि जी आपके कुक पे केस ठोक दे फ्री। नहीं देखें, बात ये है कि असल तो जो वकाला हजरात हैं जी वो दोस्ती यारी निभाते हैं, और चूंकि मैंने भी वकालत ही की है और अदालत में जब जाते हैं तो मोहब्बत तो वो देते हैं जी। तो जुनैद साहब ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है जो मेरा ख्याल है शो में डिस्कस किया जाए। आप डिस्कस ये करें कि इस वक्त हुकूमत की टांगें कांप रही हैं, आवाम की महंगाई से चीखें निकल रही हैं, और पीडीएम जो है अपोजिशन वो मुत्तहिद हो चुकी है। इश्यूज पे बात करें, मैं इंशाल्लाह आपको अच्छा, इश्यूज पे बात कर लेते हैं। एक बड़ा अहम इशू ये है कि आप पिछले दिनों अदालत में पेशी पे आए थे और आपने अपने चेहरे पे जो कोरोना मास्क पहना हुआ था वो शेर का था, शेर की शक्ल, यानी पूरे आप शेर लग रहे थे। जुनैद साहब, सच्ची बात तो ये है कि मुझे ये पता नहीं चला कि मैंने बच्चों का मास्क पहन लिया। मैंने शीशे में खड़े होके तो बाल भी सवारे हैं, मगर चूंकि मेरा ओरिजिनल फेस भी शेर जैसा ही है तो मुझे नहीं ये अंदाजा हुआ कि मैंने मास्क पहना हुआ। तो असल बात तो ये है, और वैसे मेरा ख्याल है कि नून लीग का हर कारकुन जो है वो शेर है, और उसे मास्क पहने या ना पहने शेर लगना चाहिए। राणा साहब वो मास्क पहन के आ रहे थे ना, तो लोगों ने अपने बकरियां साइड पे बांध ली। मैं माफी चाहता हूँ जुनैद साहब, मेरा मतलब है कि हूं तो मैं शेर ही, मगर बकरा मैं कसाई से खरीद के खाता। तो कितना अजीब लगता होगा, शेर कसाई के पास जाके कहता होगा पुठ दियां बकरियां कर दे, दस्ती बकरी कर दे। नहीं, ये तो शेर कर लेता है वखरा वखरा गोश्त, मगर आप हैरान इस बात पे हों कि शेर ने बटुआ भी रखा हुआ है और उसमें से पैसे भी गिन के देता है। शेर अल्लाह के फजल से जुनैद साहब जो शेर के साथ हुई है ना, शेर अब अक्लमंद हो चुका है। अरे वाह राणा साहब, जिथे शेर नू पैसे दे के गोश्त लेना पवे ना, उथे शेर नू रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। नहीं, ये तो वैसे ही आप मजाक कर रहे हैं, मगर शहरी शेर में और जंगल के शेर में बड़ा फर्क होता है। शहरी शेर जो होता है वो सुलझा हुआ होता है, वो छीना झपटी नहीं करता, वो मारदार नहीं करता जी, वो अपने मेहनत के पैसे खर्च के तो गोश्त खाता है। बल्कि मैं आपको भी ये मशवरा दूंगा कि जो आपको हस्बे हाल से पेमेंट मिलती है
آپ اس کی چیزیں کھایا کریں, آپ مرغیوں کے ساتھ مل کے گلی میں کیڑے مکوڑے نہ کھایا کریں. اصل بات تو یہ ہے جنید صاحب کہ یہ سیاسی ریونج نکال رہے ہیں, اور تو آپ کو معلوم ہے کہ میرے کیس میں سے ان کو کیا ملا ہے. اچھا, پچھلے دنوں رانا صاحب نے ایک بڑی زبردست نئی اصطلاح متعارف کروائی ہے. کہا کہ یہ پنجاب پولیس جو ہے نا اس وقت سلطنت عمرانیہ کے زیر اثر کام کر رہی ہے. بالکل ایک نئی ٹرم ہے. رانا صاحب, یہ آپ کے ذہن میں کیسے خیال آیا؟ جنید صاحب آج کل فارغ ہیں, یہی کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, اور کیا گھر میں کریلے چھیل رہے ہوتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ اگر اتنی بات بھی ذہن میں نہیں آنی تو پھر کیا فائدہ فارغ رہنے کا. بالکل رانا صاحب, جتنی دیر ویلے ہو کبڈی دی ٹیم بنا لو. گوری صاحب, میں بے شک کبڈی کی ٹیم بناؤں نہ بناؤں, مگر اس حکومت نے غریب عوام کو دھوبی پٹڑے مار مار کے وہ حالت کر دینی ہے کہ ساری عوام کہتی پھرے گی کوڈی 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 ہوئے پئے ہیں. اچھا رانا صاحب, یہ بتائیں کہ اب عدم اعتماد کی تحریک آئے گی یا لانگ مارچ ہوگا؟ دیکھیں, یہ وقت بتائے گا. تو تسی کی دسنا ہے رانا صاحب؟ میرا مطلب ہے کہ اگر وقت پہ ضرورت پڑی تو تحریک عدم اعتماد شروع ہو جائے گی, اگر ضرورت پڑی تو لانگ مارچ شروع ہو جائے گا. یہ تو موقع دیکھ کے سیاست کی جاتی ہے, اور جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ کھڑا پانی نہیں ہوتی, وہ پانی کا بہاؤ ہوتا ہے, اسے جس طرف کو راستہ ملتا ہے وہ نکلتا جاتا ہے. ارے واہ واہ, میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ کو پانی کی مثال دے رہا ہوں, آپ کا کو پانی سے تعلق لگ نہیں رہا. رانا صاحب, میں کہ ہوا والے پمپ نہ میں نے ایسے اندازہ نہیں کہا ہے, اگر غلط ہے تو سوری, معافی چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں. جنید صاحب, اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد بلاول صاحب کے منہ سے نکلا ہے, یہ ایسے ہی انہوں نے اندازہ لگایا ہے. اچھا, سب جانتے ہیں کہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف عدم اعتماد کے نمبر پورے نہیں ہوتے. میرا خیال ہے کہ یہ گھی سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں ہے, اس لیے لانگ مارچ ہی کرنا پڑے گا. رانا صاحب چھڈو, تسی کیوں سیدھی انگل نہ نکلدا تے تسی پیپا ہی چوک کے کڑائی دے وچ لود لو. یہ سیاست دی گل ہو رہی ہے, تہاڈی خوراک دی گل نہیں ہو رہی. میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. سیدھی بات ہے, جتنے بھی نالائق اسٹوڈنٹس ہیں جن کی امتحانات میں تیاری نہیں ہے, وہی احتجاج کر رہے ہیں کہ آن لائن ایگزامز ہوں. ہاں بالکل سیدھی بات ہے. ایسے ایسے بیچ میں نالائق ہیں کہ ان کو یہ سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب کا بھی نہیں پتا ہو. یہ ٹیپ بچے بھی ہیں بیچ میں. اچھا جی, پچھلے ہفتے ہم نے کچھ مخبریاں کی اور کچھ گفتگو کی تھی گورنر چودھری محمد سرور صاحب کے حوالے سے, جس کی گورنر صاحب کے ذرائع نے سختی سے تردید کی ہے کہ آپ کی ساری گفتگو جو ہے اور آپ کی مخبریاں غلط تھی. اچھا, انہوں نے بتایا کہ چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ سرور فاؤنڈیشن سے 2 سال پہلے کے علیحدہ ہو چکے ہیں, یعنی ریٹائر ہو چکے ہیں, اس لیے کسی بھی چندہ مہم کا انعقاد گورنر ہاؤس میں نہیں کیا جاتا, اور نہ ہی گورنر ہاؤس کا کسی ایسی فنڈ ریزنگ سے تعلق ہوتا ہے, اور نہ ہی انہوں نے کسی ایسی سوسائٹی کا افتتاح کیا ہے جو ٹھیکے کی زمین تھی. یعنی انہوں نے ہماری گفتگو کے مندرجات سے اختلاف کیا ہے اور اعتراض بھی کیا ہے. گورنر سرور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اختیارات اور اپنا منصب جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہوں. میں کوئی اس طرح کی کسی چیز میں حصے دار نہیں ہوں, اور نہ ہی میں کسی کا ذمہ دار ہوں. تو بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ. تو اپنا ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی بات کرنے والی, یہ طلباء نے نا جی آن لائن ایگزام لینے کے لیے احتجاج کیا ہے کہ آن لائن ہمارا امتحان لیا جائے, اور ہم جا کے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے کبھی نہیں دیں گے امتحان. ہم نے چونکہ آن لائن کلاسیں لی ہیں اور امتحان بھی آن لائن ہونا چاہیے, جبکہ گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ آن لائن تو پھر بہت زیادہ نقل ہوگی. یہ تو حال میں بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی راہ نکال لیتے ہیں, تو جب آن لائن بیٹھے ہوں گے تو دل کرے سجے ہاتھ وڈا بھرا بیٹھا ہوئے تو کھبے ہاتھ ایک پروفیسر بیٹھا ہو, تو وہ سارا پرچہ حل ہو رہا. اس پہ طلباء نے احتجاج کیا ہے بہت زیادہ, اپنا سڑکیں بلاک کی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. تم اندازہ کرو کہ ایکسپیکٹ یہ کیا جانا چاہیے کہ طالب علم
हुकूमत से या यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से ये मुतालबा करें कि जी ऑनलाइन टेस्ट ना लिए जाए, बल्कि हमें फिजिकली कहीं बुलाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग रख के हमसे टेस्ट लिया जाए, बजाय वो उल्टा मुतालबा कर रहे हैं। और जब ये एहतजाज कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उस वक्त कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। एहतजाज के लिए सारे इकट्ठे ने, सैकड़ों तलबा इकट्ठे होके एक दूसरे से वजन रहे, उस वक्त सोशल डिस्टेंस का कुछ पता नहीं है। यानी कोरोना को खौफजदा इम्तिहानों के लिए बनाया हुआ, वैसे एहतजाज के लिए खैर है कोरोना। उस पे जो दुख वाली बात है ना जी, जो मुझे बड़ा दुख हुआ है पढ़ के कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बाकायदा बयान दिया कि मैं तलबा के साथ हूँ, तलबा पे जुल्म हो रहा है। मैं हैरान हो रहा था कि क्या हो रहा है, एक दूसरे की मुखालफत में ये कहां तक, किस हद तक जा रहे हैं। खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, जो चीज ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। इस तरह आप गलत बात पे भी सिर्फ इसलिए साथ मिल जाएंगे कि हुकूमत के खिलाफ हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर काम चल सकता है, फिर तो बहुत ज्यादा काम खराब हो जाएगा। आप कम से कम गलत बात पे तो किसी का साथ ना दें। यानी आप सिर्फ इसलिए तलबा का साथ देना चाह रहे हैं या उनके हक में बयान दे रहे हैं कि वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर। यार कल कला को कोई ऐसा आदमी लॉ ब्रेकिंग करने वाला या कोई ऐसा कानून से बाला हो के कोई काम करने वाला बंदा, तो आप उसके भी साथ मिल जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं भाई? हुकूमत है, हुकूमत की रेट जो है वो कायम रहनी चाहिए। जो हुकूमत प्लान कर रही है बच्चों के इम्तिहान के लिए वो ठीक है। और दूसरी बात ये है कि क्या हम ऑनलाइन टेस्टिंग जो फैसिलिटीज हैं वो, यानी उसकी जो टेक्निकलिटीज हैं वो सारी पूरी कर सकते हैं? क्या हम उसके आदी हैं? बड़ा सवाल है ना। अभी मैं तुम्हें ताजा वाकया बताता हूं कि मेरी बेटी एक टेस्ट दे रही थी ऑनलाइन, उसकी कोई फीस भी 30-35 हजार रुपए थी उस टेस्ट की, और शी वाज डूइंग वेरी वेल। बिल्कुल जब वो टाइम खत्म होने लगा तो वो ड्राइंग रूम में बैठ के वो टेस्ट दे रही थी, तो बाहर से उसकी माँ ने मुलाजमा को आवाज दी, उन्होंने फौरन डिस्कनेक्ट कर दिया, आउट कर दिया कि पीछे से आपको कोई असिस्ट कर रहा है। तो मेरी बेटी ने पूरा केस बना के भेजा कि ये मेरी वालदा है, मुझसे बात नहीं कर रही, कोई उर्दू नोइंग बंदा है तो उससे पूछ ले कि मेरी वालदा किससे क्या बात कर रही है। लेकिन उन्होंने नहीं माना। नहीं, मेरा मतलब है कि देखो, तालिब इल्मों का मैंने एक दफा पहले भी वाकया सुनाया था कि जापान में एक अजीज हैं, उनका बेटा कोई 10-12 किलोमीटर दूर पैदल जाता था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार इतनी दूर पैदल जाता है, इसको कोई वैन चैन लगवा दो। तो वो कहने लगा जी साइकिल पे जाता था, तो स्कूल वालों ने पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा जी कि ये एक दिन बगैर हेलमेट के आया है साइकिल चला के, इसलिए 1 साल के लिए साइकिल पे स्कूल जाने पे पाबंदी है। तो कहता मैं इसकी माफी के लिए गया हूं, तो उल्टा उन्होंने मेरी बड़ी बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि तुम बच्चा है, अभी ये स्टूडेंट है, अभी से तुम इसकी गलत बात पे इसकी हिमायत कर रहे हो, इसकी सिफारिश करने आ गए हो, तुम इसके बाप हो या दुश्मन हो। तो मेरा मतलब है कि तलबा की जो जायज बातें हैं वो तो चलो ठीक है, नाजायज बात से वो एहतजाज कर रहे हैं और आप उनका साथ दे रहे हैं अपोजिशन वाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर सीधी बात है, जितने भी नालायक स्टूडेंट्स हैं जिनकी इम्तिहानात में तैयारी नहीं है, वही एहतजाज कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स हों। हाँ बिल्कुल सीधी बात है। ऐसे ऐसे बीच में नालायक हैं कि उनको ये सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब का भी नहीं पता हो। और ये टैप बच्चे भी हैं बीच में। सोशल डिस्टेंसिंग के मतलब से मुझे याद है, मैंने गुज़िश्ता रोज एक बड़ा जबरदस्त इसका तर्जुमा पढ़ा है, वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग का तर्जुमा किसी ने उर्दू में किया है तंदूरी। क्या हो सकता है? तंदूरी, तन दूरी, तन का मतलब जिस्म, दूर का मतलब दूरी, तन दूरी, तंदूरी। क्या तर्जुमा किया? नहीं तो ठीक है, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, आपको तंदूरी में बिठाया जाएगा। मेरा मतलब है कि दूर दूर बिठाया, जहां से आप तालीम हासिल करते हैं उसी गेट को पत्थर मारते हैं, ईंटें मारते हैं, डंडे मारते हैं। इट इज वेरी बैड। जाहिर है तुम माशाल्लाह खुद ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट रह चुके हो, इसलिए तुम्हें हर चीज का अंदाजा है। आई सैल्यूट ऑक्सफोर्ड। ले लो ब्रेक, ऑक्सफोर्ड के मुंह सही निकल गया, ले लो अब ब्रेक। नाज़रीन, ये था आज का इस पे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि दूसरों को अच्छी मिसालें देने की बजाय बेहतर है कि आप दूसरों के लिए अच्छी मिसाल बने। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।